हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेज पर। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का अगला अध्याय, हास्याकरण की समझ। पाठ का नाम है हास्याकरण की समझ। हास्याकरण की समझ हमारा पाठ है। हास्याकरण क्या होता है? हास्याकरण एक प्रक्रिया है। अब हास्य जो शब्द है उस शब्द को समझना है हमें पहले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो पाठ है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कितने नंबर का है? 3 नंबर का पाठ। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा जिसको हम कहते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। एक तो होता है अति लघुत्तरात्मक और एक होता है लघुत्तरात्मक, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में तो काफी बड़ा प्रश्न आएगा, वो 4 नंबर 6 नंबर का, और ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इस पार्ट को हम 3-3 नंबर, इस पार्ट में से हम 3-3 नंबर के प्रश्न देखेंगे और बहुत थोड़े से समय में मात्र 4-5 प्रश्न इस पार्ट में से बनते हैं। वो प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझाए जाएंगे और आप उन प्रश्नों को याद करके बोर्ड परीक्षा में आसानी से हल कर सकेंगे। तो हास्याकरण की समझ। हास्याकरण में हास्य जो शब्द है, हास्य शब्द क्या होता है? हास्य का मतलब होता है जैसे अपनी कॉपी होती है, ये अपनी कॉपी है, नोटबुक, इसमें ऐसी 2 खड़ी लाइनें होती हैं और इसके इस तरफ ये जो जगह होती है, इस जगह में हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन आंसर, इतना लिखते हैं। इस साइड के शब्द को क्या कहते हैं? इस जगह को क्या कहते हैं? स्पेस को क्या कहते हैं? हास्य। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे? हम इस हास्य शब्द का उपयोग यहां पर इसलिए किया जा रहा है कि यहां तो हम सारा मैटर लिखते हैं कॉपी में, क्वेश्चन आंसर 2 चीजों को हम अलग कर देते हैं इस मुख्य मैटर से। तो मुख्य मैटर से अलग ये जो जगह है, खाली स्थान है, अलग कर दी गई जगह है, इसको हास्य कहते हैं। तो ये तो हास्य शब्द का अर्थ हुआ। अब हास्याकरण हम जब अपने राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, जनता के नागरिकों के संबंध में पढ़ते हैं, जनता के संबंध में पढ़ते हैं, तो हास्याकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा समूह या ऐसा समुदाय, ऐसा समुदाय जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़ चुका है, या हम कह सकते हैं पिछड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? वो समूह है या वो समुदाय हास्याई समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्याई समूह। और ये प्रक्रिया कहलाती है हास्याकरण। ऐसे समूह को कहते हैं हास्य समूह और इस प्रक्रिया को कहते हैं हास्याकरण। तो प्रश्न आपका पहला 3 नंबर का प्रश्न बन गया, क्या हास्याकरण क्या है और इसके कारण क्या है? हास्याकरण और हास्याकरण के कारण। तो हम देखते हैं कि विकास की जो मुख्य धारा है, वर्तमान में आधुनिक विकास की जो मुख्य धाराएं हैं, इन मुख्य धाराओं से कुछ लोग हैं वो अलग रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, जिनमें आमतौर पर हम अपने इस पाठ में 2 समुदायों का अध्ययन करेंगे, एक मुस्लिम समुदाय का और एक आदिवासी समुदाय का। आदिवासियों के संबंध में हम इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो हास्याकरण क्या है कि जो विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं वो समूह क्या कहलाते हैं? हास्य समूह कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को हास्याकरण कहते हैं। अब इसके कारण क्या है? कारण है, हो सकता है कुछ लोगों की भाषा अलग हो। क्या हो? भाषा अलग हो। दूसरा कारण इसका हो सकता है कि कुछ लोगों का धर्म अलग हो, अलग धर्म की वजह से वो लोग मुख्य धारा से अलग हो गए हो, भाषा की वजह से, धर्म की वजह से, सामाजिक हैसियत की वजह से, मतलब ऊंच नीच के कारण से कुछ लोगों को नीचा माना जाता है, आम लोगों की बजाय समाज में कुछ लोगों को नीचा माना जाता है, जिसके कारण से लोग हाशिए पर आ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा गरीबी के कारण से गरीब लोगों को संसाधन नहीं मिल पाते हैं, सही साधन नहीं मिल पाते हैं, उचित संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो मुख्य धारा से अलग रह जाते हैं। अब प्रश्न 3 नंबर का यहीं पर पूरा हो गया आपका।
हाशियाकरण क्या है? ऐसा समुदाय जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गया, उसे हाशिया समूह कहते हैं। इस प्रक्रिया को हाशियाकरण कहते हैं। हाशियाकरण के कारण क्या है? भाषा अलग होना, अलग धर्म के लोग, सामाजिक हैसियत कमतर होना और गरीब यानी आर्थिक स्तर कमजोर होना। इन कारणों से कुछ लोग या कुछ समूह या कुछ वर्ग हाशियाई समूह बन जाते हैं। एक प्रश्न आपका हुआ तैयार। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे कि आदिवासी समुदाय, आदिवासी लोग कौन है? एक समूह है आदिवासी समूह, वो समुदाय हाशियाई समूह की श्रेणी में माना जाता है। वो क्या है, उनकी क्या रीति रिवाज हैं और प्राचीन काल में उनका जीवन कैसा था और वर्तमान में उनका जीवन में क्या समस्याएं हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आदिवासी शब्द। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी। याद रखना अच्छी तरह से, जीवन भर काम आने वाला शब्द है। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल निवासी। आदिवासी यानी मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब है प्राचीन काल से जो मूल स्थान से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने समय से, वो कहलाते हैं मूल निवासी, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। ये हैं आदिवासी। अब आदिवासियों का जीवन कैसा है? आदिवासी लोग कौन है, उनका जीवन कैसा है? हमारा प्रश्न यही है, आदिवासियों का जीवन कैसा है? तो आदिवासी लोग जो हैं, शब्द का अर्थ तो मूल निवासी हो गए। आदिवासी लोग कहां रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। कहां रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। एक लाइन आप ये लिखेंगे, रहते कहां है? जंगलों में। आदिवासी लोग कहां रहते हैं? जंगलों में। शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी। इसके बाद आदिवासी लोगों का जो जीवन है, उसमें जो समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हमारे देश में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में, इनमें आदिवासी समुदाय रहते हैं। और ये जो समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय हैं, इनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन इनकी एक विशेष बात है कि इनके समुदायों में ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती। ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता, सबको समान समझा जाता। ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती। आदिवासी समुदायों में ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती है, इनके समाज की एक विशेषता होती है। ये लोग क्या होते हैं? प्रकृति के उपासक होते हैं। प्रकृति के उपासक, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, तारों की पूजा करते हैं, लता पुंजों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आदिवासी हैं, वो प्रकृति के उपासक होते हैं। इसके अलावा कई धर्मों के अनुयायी होते हैं, कई धर्मों को मानते हैं। कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। हालांकि इनके स्थानीय धर्म किसी भी धर्म को पूर्णतः नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ धर्मों की मान्यताएं हैं। इनमें ईसाई धर्म का प्रभाव इस पर आदिवासी समूह पर अधिक पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? इनका जीवन कैसा होता है, ये दूसरा प्रश्न बन गया। तो आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। जीवन में आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं। ये लोग प्रकृति के उपासक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियों की, जंगलों की, पेड़ों की, लताओं की इनकी पूजा करते हैं। इनमें ऊंच नीच की भावना कम पाई जाती है, कई धर्मों को मानते हैं ये। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। यहां अब प्रश्न अगला बिंदु हम इस पाठ में से देखें तो वो आता है कि आदिवासियों की कुछ प्रचलित छवियां वो कौन सी? तो आदिवासियों की छवियां कैसी हैं? आदिवासियों को हम जब भी टेलीविजन में या मोबाइल पर या कहीं सरकारी कार्यक्रमों में, विद्यालय में, जो 15 अगस्त 26 जनवरी को जब भी हम जहां पे आदिवासी समुदाय के बारे में कोई चीज प्रस्तुत करते हैं, तो आदिवासियों को हमेशा कैसा दिखाते हैं? रंग बिरंगे कपड़े। क्या? रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर मुकुट। क्या पहने हुए? सिर पर मुकुट पहने हुए, और नाचते गाते, हमेशा नाचते गाते दिखाया जाता है। नाचते गाते हुए दिखाया जाता है।
तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं? ऐसा नहीं है, ये इनकी रूढ़ छवि है, प्रचलित छवि है जो हमारे दिमाग में बसी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम जब भी दिमाग, कुछ छवियां ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी के दिमाग में किसी न किसी कारण से बैठ जाती है। तो अब इनकी छवि हमारे दिमाग में ऐसे बैठी है कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, नाचते गाते रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट पहन के रखते हैं, बड़े बड़े ढोल रखते हैं, उनको बजाते रहते हैं, अजीब तरह के होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं। ऐसे इनके बारे में हमारे मन में धारणा बैठी हुई होती है। तो ऐसा नहीं होता है, ये हमारे दिमाग का क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई विशेष प्रकार की भावना दिमाग में पहले से ही बैठ जाना। जैसे हमारे सामान्य समाज में भी, ये तो आशियाई समूह है, हमारे सामान्य समाज में भी हमारे दिमाग में कुछ छवियां ऐसी बैठी हुई होती हैं। जैसे हमारे जातिगत हमारा जो जाति व्यवस्था है इस पर आधारित, जैसे हमारे दिमाग में आता है बढ़िया नाम आते हैं, क्या आता है? भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि बाणियों और कंजूस आदमी, जाट समुदाय, तो इसके संबंध में जाट समुदाय, जाट मूसड़ है। आती है राजपूत, गुस्से, गुस्सा ज्यादा आता है। तो ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला आदमी। लेकिन हमेशा ये हर जगह फिक्स थोड़ी होता है, केवल कुछ धारणाएं हैं आदमी के दिमाग में बन जाती हैं जिनके कारण से ये ऐसी चीजें, ये शांत स्वभाव का व्यापारी आदमी होता है, ऐसी भावना भी हमारे दिमाग में होती है। तो इस प्रकार से इनका कारण क्या होता है? देखो इस छोटी सी बात बता दो आपको, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जिद्दी, जाट के बारे में, इस समूह समाज के बारे में जिद्दी शब्द काम में लिया जाता है, जिद्दी होता है। तो इनके पीछे कुछ कहानियां, कुछ कथाएं, जनश्रुतियां ऐसी होती हैं। इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं कि ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिनके कारण से हमारे दिमाग में ये भ्रांतियां बन जाती हैं, ये पूर्वाग्रह बैठ जाते हैं। क्योंकि एक बार कोई नाई हो, कटिंग बना दो, कोई बाणी गई हुई है, जब बाणी गए कटिंग बनवा ने जन्म पुरानी टाइम के मां सिर का सारा बाल कटवाया करता, एक चोटी रंग का सिखा। तो नाई कहीं गिरो के शेठ जी का सारा बाल काट दिया, सारा बाल काट दिया, जो सिर निकले बिल्कुल गोल मटोल गोडो सो। अब जी नाई बाल काट रहा, हाथ फेरो ना जो ना, कई बार आदमी के दिमाग में कुरापात उग जाए। तो नाई के दिमाग में कुरापात उग जाए कहते कहीं शेठ का कड़कोल दिया जना कतो स्वाद आ, जब नाई आपको फिर हाथ और बाया कड़कोल दियो, शेठ का कड़कोल दियो, जहाँ कड़कोल सिर में कड़कोल के लागे जना दर्द बीजा होने, जाड़ बीज लिए लाल गोगाडो। पण शांत स्वभाव का आदमी हो, व्यापारी आदमी हो, बोलियो को नहीं क्यों, बोलियो को नहीं। नाई कटिंग बनावा का 5 रुपया ले तो जन नाई ने बाणी 10 रुपया दे दिया। जन नाई बोले सेठ जी 5 रुपया ज्यादा किए दिया, बोले यार तुम कड़कोल दियो जना बेजन स्वाद आयो, यहाँ कह बने चलो। अब संयोग पुरानी टाइम की बात है, राजतंत्र हो। अब राजतंत्र के मायने कहीं हो, थोड़ी देर बाद में या दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन, 5 दिन को आंतरो देर गांव को ठाकर राजपूत वो कटिंग बनवावा चले। अभी के तो बड़े नाई के तो हिलगता है कि भाई कड़कोल दे 5 रुपया ज्यादा मिले। जब वो देखो अपन शेठ जी 5 रुपया दिया और तो पूरा गांव का ठाकर है, राजा है, आगे कड़कोल दे तो बड़ा रुपया मिल। तो नाई कटिंग बनाई, बाल सारा काटा, सिर पर हाथ फेरो, खेच कड़कोल दियो कड़कोल तर वो राजा हो, तलवार करना पड़ी, काट तलवार नाई को सिर काट दिया। गांव में रोड़ो बोले ठाकुर साहब नाई ने मार गिरी, नाई ने मार गिरी। जब बाणिया तो ही बात भूगी, जना पानी दुकान में बैठे बोले भाई बिन जार कोई क्यों, बोले सेठ जी आज तो नाइन मार गिरो ठाकुर साहब। जना सेठ जी के तुरंत दिमाग में आएगी, बोले नाइन आज को नहीं मारियो, नाइन 3 दिन पहले ही मर गो। बोले ओ क्या, बोले मैं मारे 5 रुपयों को लालच दे। तो कुल मिलाकर यहां अपना कहने का मतलब ये शांत, ये गुस्सा। अब
जार जिद्दी। राजतंत्र की बात है पुरानी टाइम की। कोई राजा हो जगह पे बैठा के दिमाग में जिसकी बोले धरती की बीच कटे, धरती की बीच कटे, सेंटर पॉइंट कटे, तो सेंटर पॉइंट धरती के बीच, पूरा दरबार में पूछो कोई नहीं बोल रहा, गांव में पूरा बात फैल गई, बोले वो आदमी धरती की बीच बताओ जगह ने इनाम मिला जना। कोई खेत में काम कर रहा हो, एक आग तो भिड़ो गढ़, वो बड़े दरबार के नौकर निकले जना, बिन भी सुन लियो जना, बिन बुलार बिन पूछ लियो, बोले भाई चौधरी बता धरती की बीच कटे, वो भिड़ो आग तो गाड़ो, पसीना हम खेत में गाड़ो लालू रू कन नहीं भी के जेड़ी जना जेड़ी रोक दी बैठे, बोले आठे है धरती की बीच। तो बोले तन कहीं ध्यान, बोले मैं ध्यान है नाप ले चारी मेरे पूरी धरती को नाप ले, तो इलिए भी के संबंध में कहीं किया जाए जेड़ी रोप हो, यानी जिद करो। अब जिद करने के हटे ये नाप लो तो कौन जाए नापा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ब्राह्मणों को हम हमेशा पूजा पाठ में देखते हैं, पूजा पाठ करवाने लोग प्राचीन समय से। तो इस प्रकार से ये जो छवियां हमारी आम समाज में ऐसी छवियां बनी हुई हैं, इसी प्रकार की छवि हमारे दिमाग में कहां बैठी हुई है, आदिवासियों के संबंध में, कि आदिवासी लोग ऐसे होते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ये भी अपना आम जीवन जीते, सामान्य जीवन जीते, मूल रूप से जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में है। तो प्रश्न हमारा यहाँ छोटा सा बनता है कि आदिवासियों के संबंध में प्रचलित छवि कौन सी है, कैसी छवि हमारे सामने पेश की जाती है। तो ये छवि हमेशा पेश की जाती है हमारे सामने। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि आदिवासी लोग जो हैं वो प्राचीन काल में और आधुनिक काल में, प्राचीन काल में देखो आप ध्यान रखना 19वीं सदी पूछा जा सकता है, 19वीं सदी से पूर्व। हमारी पुस्तक में प्रश्न भी दिया हुआ अभ्यास प्रश्नों में, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासियों का जीवन कैसा था, आदिवासी जीवन कैसा था। ये 3 नंबर का आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में याद कर लेना अच्छी तरह से। आदिवासियों का जीवन प्राचीन काल में कब, 19वीं सदी से पूर्व कैसा था। तो इसके संबंध में जो मैंने अभी जो आपको विशेषताएं बताई, वो विशेषताएं भी आदिवासियों के जीवन की ही है। लेकिन इनमें 2-4 बिंदु और जोड़ते हैं। प्राचीन काल में आदिवासी जो लोग थे वो कहां रहते थे, आदिवासी जो लोग हैं उनका जीवन, प्रारंभिक जीवन कैसा था, ये कहां पर रहते थे, जंगलों में रहते थे। प्राचीन काल में राजतंत्र में राजाओं को बड़े जानवर जैसे हाथी, राजाओं को जानवर पकड़ कर देते थे। युद्ध में हाथियों की आवश्यकता होती थी और राजा इन पर आश्रित रहते थे, जानवर पकड़ करके देते थे। इनको औषधियों का ज्ञान था, औषधियों का यानी दवाइयों का बहुत ज्ञान था, जंगली जड़ी बूटियों का काफी अच्छा ज्ञान था। विभिन्न प्रकार के बीमारियों में इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा अपनी दैनिक जीवन में शिकार करते थे, शिकार करना और जंगल की रक्षा करना, जंगल की रक्षा करना, ये इनका कार्य था। तो आदिवासियों का प्राचीन काल में क्या कार्य था, या प्राचीन काल में कैसा जीवन था। आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, राजाओं को बड़े जानवर पकड़ करके देते थे, औषधियों का ज्ञान था, इलाज करते थे, शिकार करते थे, जंगलों की रक्षा करते थे। और इसके अलावा खेती में कौन सी खेती, स्थानांतरित कृषि, भूगोल में हम पढ़ते हैं ना, झूम खेती, वालरा कृषि, झूमिंग खेती, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, वो करते थे। स्थानांतरित कृषि यानी एक साल एक जगह, दूसरी साल दूसरी जगह बदल बदल कर खेती करना, ये इनका कार्य हो गया। प्रारंभिक 19वीं सदी से पूर्व का जीवन हो गया। ये अपने जीवन में बड़े मस्त थे, आराम से रह रहे थे। अच्छी तरह याद कर लेना, 3 नंबर का प्रश्न है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासियों का जीवन कैसा था। ये जंगलों में रहते थे, राजाओं को जानवर पकड़ करके देते थे, औषधियों का ज्ञान था, इसलिए विभिन्न बीमारियों का इलाज करते थे, शिकार करते थे, जंगलों की रक्षा करते थे और स्थानांतरित कृषि करते थे। दैट्स क्लियर, 3 नंबर का ये प्रश्न आपका। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है कि 19वीं सदी के बाद आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वीं सदी के बाद आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए। तो परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया इनके जीवन में, जंगलों से विस्थापन।
जंगलों से विस्थापन। विस्थापन का मतलब जानते हो, बाहर निकाल देना, दूर किसका देना। विस्थापन का मतलब होता है दूर किसका देना। तो आदिवासी जो लोग हैं उनको जंगलों से दूर किसका दिया गया, दूर भेज दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो आदिवासी लोगों को जंगलों से बाहर निकाल दिया गया, तो इसका कारण क्या रहा? आदिवासी लोगों को जंगलों से बाहर क्यों निकाला गया, इसके कारण क्या रहे? सरकारी परियोजना, एक तो सरकारी परियोजनाएं, सरकारी परियोजना, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जंगलों से लकड़ी, कौन सी? इमारती, इमारती लकड़ी काट ली गई, इसके लिए जंगल साफ कर दिए गए, तो आदिवासी कहां जाएंगे? बेचारे बाहर निकलेंगे। सरकारी परियोजना कहीं पर किसी जंगल में लगा दी तो वहां से आदिवासियों को दूर भगा दिया गया। इसके अलावा खेती के लिए जमीन, जंगलों को काट करके खेती के लिए जमीन अधिग्रहित कर ली गई, जिसके कारण से जंगल कम हो गए। खनन, खनन मतलब विभिन्न प्रकार के खाने जिनमें से खनिज खोद खोद करके निकाले गए, वहां से आदिवासियों को दूर निकाल दिया गया। बड़े शहरों के लिए, शहर बसाने के लिए, जिसको हम ये कह सकते हैं आवास के लिए, बसाने के लिए जमीन। इस प्रकार से आदिवासी लोग जो हैं उनको जंगल से विस्थापित किया गया। जंगल से आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? इनको जंगलों से विस्थापित किया गया। विस्थापन किस कारण से? सरकारी परियोजनाओं के लिए, इमारती लकड़ी के लिए जंगलों को काटना, खेती के लिए जमीन, इसके लिए जंगलों को साफ करना, खनन प्रक्रियाओं परियोजनाओं के लिए, बड़े शहर बसाने के लिए, आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों को साफ करना। यह आपका 3 नंबर का एक प्रश्न हो कि ये इन कारणों से आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकाला गया। जब जंगलों से इनको बाहर निकाला गया तो आदिवासियों के सामने क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? समस्याएं क्या आई? इनका संस्कृति नष्ट हुई, संस्कृति नष्ट हो गई, इनके जो रीति रिवाज हैं वो समाप्त हो गए। सबसे बड़ा संकट हुआ, आजीविका के स्रोत समाप्त हो गए। आजीविका यानी जीवन के लिए जो काम करते थे, आजीविका के स्रोत क्या थे? इनके जंगल थे, जंगलों को काट दिया गया तो ये अपने आप समाप्त हो गए। आजीविका के स्रोत समाप्त हो गए। इस प्रकार से आदिवासियों के सामने विस्थापन, आदिवासियों को जंगलों से विस्थापित करने के कारण से कौन सी समस्या आई? संस्कृति नष्ट हुई आदिवासियों की, रीति रिवाज समाप्त हो गए, इनकी आजीविका के स्रोत समाप्त हो गए और जीवन जीने के लिए ये समाज में दर दर की ठोकरें खाने लगे। अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर जीवन जीने लग गए, मजबूर जीवन यापन करना। तो ये आदिवासियों के सामने समस्या है। दैट्स क्लियर। आदिवासियों के संबंध में आपको प्रश्न जो बताए गए हैं, सर्वाधिक संभावना इसी बिंदु में से प्रश्न पूछे जाने की है। तो प्रश्न क्या हो गए आपके? एक तो हाशियाकरण क्या है और क्यों, दूसरा प्रश्न हो गया आदिवासी कौन है, तीसरा आदिवासियों का प्रारंभिक जीवन 19वीं सदी से पहले प्रारंभिक जीवन, और तीसरा वर्तमान में इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये परिवर्तन क्यों आया और इससे क्या समस्याएं आई। हो गया क्लियर? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है वो है आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, 19वीं सदी से पहले तो इनका जीवन कैसा था और बाद में क्या परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। हाशियाकरण का एक समूह है आदिवासी, दूसरा समूह कौन सा है? वो है अल्पसंख्यक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जैसा नाम से अर्थ स्पष्ट है, अल्प का मतलब होता है कम, संख्यक यानी संख्या में। वो लोग जो बहुसंख्यक आबादी या अन्य आबादियों की तुलना में, अन्य समुदायों की तुलना में जिस समुदाय की संख्या बहुत कम है, तो परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसा समुदाय या वह समुदाय, ऐसा समुदाय जिसकी संख्या अन्य समुदायों की तुलना में, अन्य
समुदायों की तुलना में, अन्य समुदायों की तुलना में कम होती, वो समुदाय क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक समुदाय कहलाता है। इस श्रेणी में हम अध्ययन करेंगे मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय हमारे देश में लगभग 80% हिंदू हैं और मुस्लिम जो है वो 14% है। 14% है तो 80% के अनुपात में, हिंदुओं के अनुपात में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मुसलमानों को अल्पसंख्यक ही कहा जाता है। मुस्लिम समाज का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब इसमें दो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण दो प्रश्न बनते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनके सामने एक तो क्या समस्याएं आती हैं, अल्पसंख्यक होने के कारण से क्या समस्याएं आती हैं, अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष रियायतें देने की कहां आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें पहली समस्या तो यह है कि अल्पसंख्यक होने के कारण से वो सत्ता से दूर रहते हैं, सत्ता से दूर। यानी राजनीति में, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र में जितनी ज्यादा संख्या में जो लोग होंगे वोट देने वाले, उसी के हिसाब से नेता जीतेंगे और जीतने के बाद राज करेंगे। अब अल्पसंख्यक हो गए, जैसा मैंने 80% बताया, आपको 14% बताया, तो 80% 14% वाला जीत नहीं पाएगा। इसलिए ये लोग आमतौर पर, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही, आमतौर पर सत्ता से दूर रहते हैं, इनकी संख्या सत्ता में बहुत ही कम होती है। दूसरा, इनकी संस्कृति अलग होती है, इनकी जो संस्कृति है वो अलग होती है, संस्कृति अलग है। तो ये अलग संस्कृति बहुसंख्यक समुदाय को पसंद आए या नहीं आए पता नहीं, तो ये भी है कि इस समुदाय को विशेष दर्जा देने का कारण है। इसके अलावा बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद जो शब्द है मतलब बहुसंख्यक जो लोग हैं, बहुसंख्यकवाद से बचाना, अर्थात बहुसंख्यक लोग जो हैं जिनकी संख्या ज्यादा है वो अल्पसंख्यक लोगों पर अपनी इच्छाओं को ना थोप दें, इसलिए कुछ इनको रियायतें और इनको विशेष दर्जा दिया जाना आवश्यक है। तीसरा, इनके दिमाग में, चौथा, इनके दिमाग में, मन में डर की भावना रहती है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज समाप्त हो जाएंगे क्योंकि हम संख्या में बहुत कम हैं। इन कारणों से अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं इनको कुछ विशेष रियायत देने की आवश्यकता है। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इनको विशेष दर्जा देने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये लोग सत्ता से दूर रहते हैं, सत्ता में इनको बहुमत नहीं मिलता है, इनकी संस्कृति अलग होती है, बहुसंख्यकवाद से इनको बचाया जाए इसके लिए आवश्यकता होती है, इनके मन में डर नहीं रहे इसके लिए आवश्यकता होती है। अब इस बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारे देश के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो क्यों किए गए? हालांकि एक ही चीज है वो जो मैंने आपको अभी बताया कि उनको विशेष दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए, एक ही चीज है। तो आप ये प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लें कि संविधान में इनको विशेष दर्जा जो दिया गया है वो क्यों आवश्यक है। संविधान में जो प्रावधान किए गए इनके लिए अलग प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था ना, पहले दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था। मूल अधिकारों में धर्म और संस्कृति का अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकारों में धर्म और संस्कृति का अधिकार मूल अधिकारों में दिया हुआ है, धर्म और संस्कृति। तो वो संविधान में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, इसमें सरकार किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं करेगी, ना कोई अन्य व्यक्ति रोक टोक करेगा। वो क्यों जरूरी है? तो उसका कारण क्या है कि पहला कारण है कि संवैधानिक प्रावधान कर दिया तो बहुसंख्यकों का प्रभुत्व नहीं रहेगा, बहुसंख्यकों का प्रभुत्व रोकने के लिए, बहुसंख्यकों का प्रभुत्व रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। और दूसरा, इन लोगों के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो, सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो या सुरक्षा की भावना रहे। अल्पसंख्यक लोग संवैधानिक प्रावधान है तो उनके दिमाग में यह रहता है कि हम, हमारे अधिकारों का अगर हनन होगा
तो हमें संविधान बचाएगा। हम संविधान से और कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। तीसरा, तनाव रोकने के लिए, अर्थात बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके मध्य कई बार कुछ हिंसा, कुछ तनाव, कुछ बातों को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। वो रोकने के लिए, उसको निपटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संवैधानिक प्रावधानों की जरूरत होती है। अब इस प्रकार से इसके अलावा जो चौथा बिंदु है वो है क्यों आवश्यकता होती है? विविधताओं को समेटने के लिए। किसके लिए? विविधताओं को समेटने के लिए। हमने पहले से पढ़ा है विविधताओं को संजोने के लिए या समेटने के लिए, हम कह सकते हैं समेटने के लिए या सामंजस्य के लिए। अब हमारे देश में विविध प्रकार के धर्म हैं, विविध संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज हैं, अलग अलग प्रकार के खान पान है, वेशभूषा है, भाषाएं हैं। इन सबको एक साथ लेकर के शतरंगी संस्कृति बनाने के लिए हमें संवैधानिक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये 4 बिंदु हो गए और आपको 4 में से 3 भी बिंदु लिख देंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये 3-3 नंबर के आपके इस पार्ट में से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा एक इसमें और प्रश्न बन रहा है, वो है सच्चर कमेटी का। सच्चर कमेटी मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म के लोगों का अध्ययन करने के लिए, इनके बारे में अध्ययन करने के लिए 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जिसको सच्चर कमेटी कहा गया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों का अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या बताया, रिपोर्ट क्या थी, सिर्फ आपको वो याद कर लेनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें बहस नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इसका अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। कमेटी कब बनाई गई? 2005 में। किस लिए बनाई गई? अल्पसंख्यकों के बारे में अध्ययन करने के लिए, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर जांचने के लिए। तो उन्होंने राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लोगों को खासकर उन्होंने अध्ययन किया था। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है? स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के समान है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जैसी ही है, के समान है। अर्थात मुस्लिम समुदाय के लोग भी शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की तरह, पिछड़ी हुई जातियों के समान। ये सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, ये ध्यान रखना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट में आपके इतने थे। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद करें। आदिवासियों के संबंध में मैंने आपको प्रश्न बताए थे। इस अल्पसंख्यक के संबंध में आप संविधान का प्रावधान क्यों जरूरी है ये याद रखने हैं आपको, और सच्चर कमेटी को याद करना है। तो आसान से सवाल हैं, बहुत ही, जिनको आप आराम से याद कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, 3 नंबर के, 3 नंबर का एक प्रश्न पाठ में से आएगा। अच्छी तरह से याद करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।